हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि नवोदय विद्यालय समिति अर्थात एनवीएस ने वर्ष 2024 के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव अर्थात भर्ती अभियान प्रारंभ कर चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत 1377 नॉन टीचिंग पोस्ट जनरेट किए गए हैं। यह जो भर्ती अभियान है 23 मार्च से प्रारंभ हो चुका है और 23 अप्रैल तक यह चलने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स अपने अपने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनको अब चाहिए कि काफ़ी सिंसियर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, और जो नहीं भरे हैं वो अपनी अर्हता को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर देना चाहिए। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ जेटीयू एग्ज़ाम के बारे में कि जेटीयू का जो एग्ज़ाम है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, वो किस तरह का एग्ज़ाम है अर्थात उसका पैटर्न क्या है। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बात करते चले जाएंगे इसके वैकेंसीज़ को लेकर के, इसके अर्हता को लेकर के। ओके, हम लोग विशेषकर एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के बात करेंगे कि कहीं एग्ज़ाम का पैटर्न को ध्यान में रख करके आप तैयारी करना प्रारंभ कर दें और आने वाला जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, है ना। इसको भी हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग यह जानेंगे कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीयू एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन का जो खंड है उस खंड में किस तरह के प्रश्न रहने वाले हैं, किस तरह के विषय वस्तु पर अनुवाद पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह सेशन रहने वाला है, शुरू से अंत तक ज़रूर आप इसे देखें। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस नोटिफिकेशन के कुछ विशेष तरह की बातों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में मात्र 4 वैकेंसीज अर्थात जेटीयू जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मात्र 4 वैकेंसीज है, 4 पोस्ट है। 2 पोस्ट यूआर के लिए है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए है। वैकेंसीज तो कम है, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स काफ़ी सिंसियर हैं उनको वैकेंसीज़ की संख्या से कोई लेना देना नहीं, वो मायने नहीं रखता है। एक भी वैकेंसी क्यों ना हो, उनकी तैयारी यदि अच्छी है तो वो बस एक ही चीज़ पर टारगेट रखते हैं कि एक वैकेंसी वो मेरा ही है। इसी कॉन्फिडेंस को लेकर के वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और इस तरह से ऐसे कैंडिडेट अंतिम रूप से चयनित भी होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर नहीं जाएंगे, आपको बस खुद पर विश्वास रखना है कि आप इसमें जो भी निर्धारित किए गए हैं एग्ज़ाम पैटर्न, उसके लिए आप कितना योग्य है, कितना आप अनकॉम्प्रोमाइज़ तरीके से आप इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं ताकि अन्य तरह के भी एग्ज़ाम्स ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग इस एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें, अर्हता है ना। अर्हता से पहले देखिए यहाँ पर पे स्केल के बारे में बात कर रहा है, आपको भरना ही चाहिए। जो भी अनुवाद परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको जेटीयू का एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ देखिएगा सैलरी कितना ल्यूक्रेटिव है, 35,400 से आपका पे स्केल इसका स्टार्ट है और 1,12,400 तक का आपका पे स्केल होगा। ओके, जहाँ तक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात है, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ निर्धारित की गई है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि एसएससी जीएसटी का है, या अधिकांश एग्ज़ाम्स के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होता है वही है कि यदि आप पीजी हिंदी भाषा में या अंग्रेज़ी भाषा में किए हुए हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपका हिंदी या अंग्रेज़ी रहा हो और साथ ही साथ पीजीडीटी किए हो या 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो किसी सरकारी विभाग में ट्रांसलेशन के काम करते हुए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यदि आपका लिटरेचर साहित्य विषय नहीं भी रहा है ग्रेजुएशन में और पीजी में, किंतु आपका जो मीडियम है एग्ज़ाम का हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहा है और साथ ही साथ आप पीजीडीटी किए हुए हैं, तब आप इस तरह के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। आप काफ़ी डिटेल में देख लेंगे नोटिफिकेशन को। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है जानने वाली वो क्या है कि देखिए, जहाँ तक एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लगभग हर एक स्टेट में
चार चार पाँच पाँच सेंटर्स दिए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के किन्हीं को भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, महिला हो, किन्हीं को भी किसी भी तरह का कोई समस्या आने वाला है। और ऐसे भी नौकरी के लिए तो पहले से ही आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि जहाँ पर भी मिले आपको बस तैयार रहना है वहाँ जाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि यही आपकी दिशा और दशा तय करता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि क्या इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करने से हमारा जो आने वाला जो एग्ज़ाम है वो तो उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रश्न दिमाग में रहता है। कहीं भटकाव तो नहीं आएगा, कहीं किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आया तो न तो इस एग्ज़ाम में मेरा हो पाएगा, न तो अन्य एग्ज़ाम में हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज़ की भी संख्या कम है। क्योंकि इस तरह से कई सारे नेगेटिविटी दिमाग में चल सकते हैं या चल रहे होंगे। इसी चीज़ पर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा कि इस एग्ज़ाम में आप देख पा रहे हैं कि 5 पार्ट्स है, अर्थात 5 खंड है ना, 5 पेपर्स है। पहला पेपर, दूसरा पेपर, और यदि हम लोग 5वां पेपर की बात करते हैं, यही 3 पेपर्स की बात करते हैं जो सभी अनुवाद परीक्षा में कॉमन सा सब्जेक्ट्स है। ट्रांसलेशन उसमें पूछे ही जाते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, है ना। और हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से संबंधित ज्ञान की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। यदि हम लोग इन 3 खंडों की बात करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 5, यहाँ देखते हैं हम लोग मार्क्स का वेटेज 25 अंक और 25 अंक, 50 अंक का अनुवाद से आ गए और 20 अंक किस से निकल करके आया, हिंदी और अंग्रेजी ज्ञान से संबंधित। तो 70 अंक हम लोग देख पा रहे हैं कि वैसे ही पेपर्स है जो हम लोग अन्य तरह के एग्ज़ाम्स में पढ़ते, चाहे वो राजभाषा अधिकारी का परीक्षा हो, चाहे वो आपका एसएससी जीएसटी हो या अन्य तरह के जो भी अनुवादक परीक्षा होते हैं। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 जो पेपर्स हैं, वे अनिवार्य रूप से रहते ही रहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा, ये जो 3 खंड है, सबसे ज़्यादा वेटेज लिया हुआ है। और 70 में जो भी अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 70 में उनसे ज़रूर अपेक्षा की जाती है 60 अंक तो ज़रूर वो ला ही सकते हैं। अब हम लोग यदि बात करते हैं मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी की, तो देखिए बहुत ही कम वेटेज है। सबसे कम वेटेज यहाँ पर दिया गया है, मात्र 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 क्वेश्चन के लिए 10 अंक है। और इतना भी हार्ड क्वेश्चंस रीजनिंग में नहीं पूछे जा रहे हैं। ओके, जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल की भी तैयारी किए हुए हैं या राजभाषा अधिकारी की तैयारी किए हुए हैं, उनके लिए रीजनिंग एबिलिटी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीएसटी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि रीजनिंग उससे नहीं होगा, मैथ्स उससे नहीं होगा, मैथ्स तो पूछे ही नहीं जा रहे हैं, रीजनिंग उससे नहीं होगा, फिर भी वो थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो वो 10 में कम से कम तो 4 अंक तो ज़रूर ही ला सकते हैं, है ना। समय भी तो आपको पूरा मिल रहा है, 2 घंटे का समय आपको प्राप्त हो रहा है। 100 प्रश्न के लिए आपको 2 घंटे का समय प्राप्त हो रहा है, अर्थात 120 मिनट प्राप्त हो रहा है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट 20 सेकंड का समय प्राप्त हो रहा है। समय तो काफ़ी अच्छा खासा है। आपको दिमाग लगाना है तो सिर्फ रीजनिंग में, और रीजनिंग में दिमाग लगा करके आप तो कम से कम 10 में 4 अंक तो ज़रूर ही हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 की, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में डिफरेंस क्या है। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, हम लोग जैसा जानते हैं कि मात्र 6 महीनों का इवेंट्स, करंट इवेंट्स, पिछले 6 महीनों का करंट इवेंट्स यदि आप कर लेते हैं, उसका संग्रह कर लेते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय को, चाहे समसामयिकी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी क्यों ना हो, इसको लेकर के यदि आप प्रश्नों का संग्रह कर लेते हैं और काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप इसमें तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की यदि हम लोग बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में किस किस तरह के विषय इसमें आपको उस पर
ध्यान देना है, सबसे पहला तो आपको कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर नॉलेज को लेकर के आपको कुछ प्रश्न ज़रूर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको करने हैं। इसके बाद कुछ संविधान से संबंधित कुछ जिस समय एग्ज़ाम हो रही होगी उस समय तक क्या है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो चुके रहेंगे, तो जनरल इलेक्शन से संबंधित प्रश्न इसमें रह सकते हैं। मतलब जो बच्चे लोग जीके पढ़ते हैं ना, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, उसी तरह का जनरल नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। ये नहीं कि आप जीएस पढ़ करके जाएंगे, गहराई से जो आईएएस की तैयारी करने वाले जो होते हैं उन वो जो पढ़ाई करते हैं वो जनरल स्टडीज़ कहलाते हैं, सामान्य अध्ययन कहलाते हैं। सामान्य अध्ययन आपको करना नहीं है, जीके के क्वेश्चंस को आपको कवर करना है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करना है। कंप्यूटर और साइंस, ये दो जो विषय है इस पर आपको विशेष फोकस करना है। अगर इन कुछ विशेष बातों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो 20 अंक में आपसे अपेक्षा अवश्य की जाती है कि आप 12 अंक तो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इतने मार्क्स आप ला सकते हैं। 60 और 10 70 और 6 76 अंक आप ला सकते हैं। और 76 अंक 70 प्लस अंक अगर लाते हैं तब मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर पहुंच ही जाएगा। हालांकि हो सकता है कि सिर्फ डीवी के लिए ही आपको बुलाए यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो, है ना, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। ओके, ऐसा क्लियर नहीं किया गया है यहाँ पर। इसके बाद फिर फ़ी के बारे में है यहाँ पर। और हाँ, हर एक गलत आंसर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, वो तो सभी एग्ज़ाम में ही होता है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 10वां जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको विचार करना है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट्सेट्रा विल बी डिस्प्लेड ऑन एनवीएस वेबसाइट। अभी क्लियर नहीं किया गया कि आप के इस परीक्षा के बाद आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, फर्दर जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। हो सकता है इंटरव्यू रहेगा या सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करवाया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू रहने का रह सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन को लेकर के किस तरह के प्रश्न रह सकते हैं, कौन सा विषय वस्तु पर आपको तैयार होकर के वहाँ पहुंचना है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम को लेकर के एक कोर्स लॉन्च किया गया है, यह सूचना है, जिसमें आपको हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद वस्तुनिष्ठ आपको प्राप्त होगा। आपको मेंटल रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड मॉक्स प्राप्त होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड स्टडी नोट्स प्लस मॉक्स आपको प्राप्त होंगे, हिंदी और अंग्रेजी नॉलेज से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स प्लस सेक्शन वाइज मॉक्स प्लस आपका फुल लेंथ मॉक्स आपको प्राप्त होगा। पूरा का पूरा इस एग्ज़ाम को लेकर के 100 जो प्रश्न है उसको लेकर के मॉक्स भी, फुल लेंथ मॉक्स भी आपको प्राप्त होगा। कोर्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इस आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। अब फ्रेंड, हम लोग कुछ प्रश्न, कुछ MCQs ट्रांसलेशन के खंड के लिए लेते हैं। फ्रेंड, मैंने जो प्रश्न चुने हैं ट्रांसलेशन के खंड के लिए वो दरअसल पेडागोजी पर आधारित है। पेडागोजी अर्थात शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र या शिक्षा सिद्धांत या अध्यापन कार्य होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी पारिभाषिक शब्द आपको प्राप्त हो उसका आपको संग्रह अवश्य कर लेना चाहिए, उसे लर्न भी कर लेना चाहिए, ताकि इस तरह के प्रश्न यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो उस तरह के प्रश्नों को आप काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकें। क्योंकि गेम चेंजर, सिर्फ और सिर्फ गेम चेंजर के रूप में आप अनुवाद खंड को ही मान सकते हैं। दूसरे खंड का वेटेज उतना नहीं है जितना कि ट्रांसलेशन के खंड का वेटेज है इस एग्ज़ाम में। पेडागोजी इज़ द आर्ट, प्रश्न को पढ़िएगा। पेडागोजी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग हेल्पिंग यू लर्न इफेक्टिवली। इसके लिए 4 विकल्प आपको दिख रहा है। आपको चाहिए
कि आप विकल्प पर सबसे पहले ध्यान न दे करके आपको भाव निकाल लेना अति आवश्यक है कि भाव क्या दे रहा है। पेडागोजी है क्या है? यह एक कला है। यह क्या है? यह एक विज्ञान है। किस तरह का कला और विज्ञान है? अध्यापन कार्य का कला और विज्ञान है। कौन है? पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। ओके, यह आपको प्रभावकारी तरीके से सीखने में मदद करता है। ये भाव आपने निकाल लिया, इसी भाव के अनुरूप आपका कोई एक विकल्प होगा, आपको बस उस विकल्प को तलाशना है। ओके, पहला विकल्प क्या है? शिक्षा शास्त्र शिक्षण की कला और विज्ञान है। शिक्षण शास्त्र शिक्षण की कला, टीचिंग मतलब शिक्षण, शिक्षण की कला और विज्ञान है। यहाँ तक तो सही है, जो आपको प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करता है, ये भी सही है। हेल्पिंग यू कहने का मतलब विच हेल्प्स यू, ठीक है, विच हेल्प्स यू। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये जो यहाँ पर दिया गया है यह एक सिंपल वाक्य है, यह एक सरल वाक्य है। पहला तो भाव तो दे दिया। दूसरा पर यदि हम लोग विचार करते हैं, अध्यापन कार्य कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों है किसका? अध्यापन कार्य का। कौन? पेडागोजी। पेडागोजी तो लिखा ही नहीं गया है, इसलिए बी को हम लोग यहाँ से छाटेंगे। अध्यापन शास्त्र शिक्षण कला और विज्ञान है। शिक्षण कला और विज्ञान है किसका? अध्यापन कार्य का, है ना। ये भी छोड़ दिया गया है यहाँ पर, इसलिए तीसरा भी नहीं होगा। चौथा पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो यह कहता है शिक्षा शास्त्र शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, जो आपको प्रभावपूर्ण तरीके से अध्ययन में सहायता पहुँचाती है। अध्ययन में सहायता पहुँचाती है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ये जो दोनों है ना, ये शिक्षण कला और विज्ञान, शिक्षा शास्त्र किसका? कला और विज्ञान है। ये भी अधूरा यहाँ पर भाव दे रहा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा पहला का पहला ही विकल्प यहाँ पर सही रूप से भाव दे रहा है। यदि हम लोग दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है? डिफरेंट पेडागोजीज, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है पेडागोजीज, ठीक है। डिफरेंट पेडागोजीज केटर टू वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, सो फाइंड वन दैट वर्क्स फॉर यू। अलग अलग अध्यापन कार्य, अलग अलग अध्यापन सिद्धांत, अलग अलग शिक्षण शास्त्र, अलग अलग शिक्षा शास्त्र, इस तरह का यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भाव निकाल लिया। हम लोग पारिभाषिक शब्द पर भी विचार कर लिए। केटर टू मतलब पूरा करता है, फुलफिल करता है। वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग सीखने, अध्यापन नहीं है, सीखने सीखने की क्रिया को पूरा करता है। इसलिए आपको ऐसा को खोजना है, अर्थात ऐसा शिक्षण शास्त्र खोजना है दैट वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए बना हो, है ना, जो आपके लिए अनुकूल है, ठीक है। ऐसा भाव हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। अलग अलग अध्यापन कार्य विभिन्न शिक्षण क्रियाओं को पूरा करता है, विभिन्न शिक्षण क्रियाओं को पूरा करता है, इसलिए उसे तलाशे जो आपके लिए काम करता है ना, काम करता है। ये जो है यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर, इसलिए उसे तलाशे जो आपके लिए काम करता है, आपके लिए काम करता है। यहाँ पर इसके बदले में यदि आपके लिए अनुकूल है, यदि रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि हम लोग बी को भी यहाँ पर पढ़ते हैं। अलग अलग शिक्षा शास्त्र अलग अलग शिक्षण शैलियों को संबोधित करता है, अलग अलग शिक्षण शैलियों को संबोधित करता है। केटर टू मतलब पूरा करता है, संबोधित करता है, ये एकदम हो सकता है यहाँ पर। इसलिए उसे तलाशे जो आपके उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो आपके लिए अनुकूल है। ये तो भाव तो पूरा दे रहा है ना। इसलिए बी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से भाव निकाल करके हम लोगों के समक्ष में दे रहा है। हालांकि हम लोग तीसरा को भी पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है? विभिन्न शिक्षण विधियाँ, शिक्षा विधियाँ विभिन्न शैक्षिक शैलियों को संबोधित करती है, इसलिए उसे ढूंढे जो आपके लिए काम करता है। ये उतना भाव नहीं निकाल करके दे रहा है, उतना स्पष्ट भाव नहीं दे रहा है जितना कि बी दे रहा है। विभिन्न शिक्षा शास्त्र विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करता है, शिक्षण शैलियों को पूरा करता है नहीं, यहाँ पर होगा विभिन्न शिक्षा शैलियों
को संबोधित करता है या पहचान करता है, ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए था, तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर बी ही अच्छी तरह से भाव यहाँ पर निकाल करके दे रहा है, इसलिए दूसरे प्रश्न का जो जवाब होगा वो बी होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, क्या है, एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज लाइक डिस्कशंस एंड प्रोजेक्ट्स एनकरेज डीपर अंडरस्टैंडिंग इन पेडागोजी। ओके, इन पेडागोजी हम लोग पीछे से चलेंगे। यहाँ पर हम लोग फिर भी तोड़ करके हम लोग सिर्फ भाव निकालने का प्रयास करते हैं। एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, ये हम लोगों का तो सब्जेक्ट है। ओके, सक्रिय सीखने की रणनीतियाँ होगा या सक्रिय अध्यापन कार्य की रणनीतियाँ होगा। इस तरह के जो शब्द रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को के लिए ट्रिकी साबित हो सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए सचेत रहना है। यहाँ सीखने की बात हो रही है, सिखाने की बात नहीं हो रही है। ओके, सक्रिय सीखने की रणनीतियाँ जैसे चर्चा, परिचर्चा और परियोजनाएं, ये सब सारे क्या है, पारिभाषिक शब्द है। एनकरेज प्रोत्साहित करते हैं, क्या प्रोत्साहित करते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग इन पेडागोजी, है ना। शिक्षण शास्त्र में समझ शक्ति को या समझ डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब गहन समझ को प्रोत्साहित करता है। हम लोगों ने थोड़ा भाव निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शंस को पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, और आपके पास काफ़ी समय है, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में ही चर्चा कर लिया था कि इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास अच्छा खासा समय है। ठीक है, पहला पर हम लोग विचार करते हैं। पहला क्या है, सक्रिय शिक्षण रणनीतियाँ। शिक्षण रणनीतियाँ जैसे चर्चा और परियोजनाएं शिक्षा शास्त्र में गहरी समझ को प्रोत्साहित करती है ना। शिक्षण किसको कहते हैं, टीचिंग को कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग साइड करेंगे। सक्रिय शिक्षा उपाय के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसको भी हम लोग साइड करेंगे। सक्रिय क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको देखना है कि कोई ऐसा तो शब्द नहीं आया है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना। यदि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है तो वहाँ पर झट से उसको साइड लाइन करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सक्रिय सीखने की रणनीतियों में जैसे चर्चा और परियोजनाएं अध्ययन कार्य में गहरी पैठ रखने को प्रोत्साहित करती है ना, प्रोत्साहित करती है। और एक इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, चर्चा, परिचर्चा और परियोजना जैसे सक्रिय शिक्षा उपाय अध्यापन कार्य में गहरी समझ को प्रोत्साहन देता है, गहरी समझ को प्रोत्साहन देता है। शिक्षा उपाय, शिक्षा रणनीतियाँ और उपाय दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना। उपाय के लिए हम लोग क्या हम लोग लगाएंगे, आइडियाज़ लगाएंगे। हालांकि स्ट्रैटेजीज़ के लिए हम लोग उपाय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यह पर्याय हो सकता है। ये इसमें और इस पे हम लोग थोड़ा सा फिर से कंपेयर करते हैं। सक्रिय सीखने की नहीं, सक्रिय रूप से यहाँ पर सक्रिय सीखने की रणनीतियों में जैसे चर्चा और परियोजनाएं अध्ययन कार्य में गहरी पैठ रखने को प्रोत्साहित करती है। और यहाँ देखिए, चर्चा, परिचर्चा और परियोजना जैसे सक्रिय शिक्षा उपाय अध्यापन कार्य में गहरी समझ को प्रोत्साहन देता है। ये तो यहाँ पर कहा जाए तो यह काफ़ी स्पष्ट रूप से इसका भाव दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रैटेजीज़ का मतलब सिर्फ रणनीति ही नहीं होता, यहाँ पर उपाय भी हो सकता है ना। ऐसा उपाय तलाशना है या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है, तो ये भाव बहुत ही अच्छी तरह से दे रहा है निकाल करके। इस कारण से यहाँ पर डी एक सही यहाँ पर विकल्प है। हम लोग आगे देखते हैं, चौथा पर हम लोग विचार करते हैं। टेक्नोलॉजी इन पेडागोजी प्रोवाइड्स न्यू टूल्स लाइक सिम्युलेशंस एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर एनरिच्ड लर्निंग। सिम्युलेशन यह एक पारिभाषिक शब्द है, रिसोर्सेज है, पेडागोजी है, टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर ये सब सारे पारिभाषिक शब्द ही कहलाएंगे। ठीक है, हम लोग तोड़ करके थोड़ा सा भाव निकाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी इन पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र में तकनीकी या प्रौद्योगिकी।
उपलब्ध कराते हैं नए नए क्या उपाय, ठीक है, या नए नए तरीके, जैसे सिम्युलेशंस, है ना। सिम्युलेशन को हम लोग सिम्युलेशन भी कह सकते हैं। हालांकि हम लोग देखेंगे ऑप्शन में और क्या क्या चीज़ दिया होगा सिम्युलेशन के लिए, कौन सा पर्याय हम लोग देखेंगे। एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन संसाधन फॉर एनरिच्ड लर्निंग, एनरिच्ड लर्निंग मतलब उच्च शिक्षा के लिए, उच्च सीखने की क्रिया के लिए। पहला हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। अध्ययन शास्त्र में प्रौद्योगिकी ने, अध्ययन शास्त्र में प्रौद्योगिकी ने उच्च ज्ञान के लिए अभिनय और ऑनलाइन संसाधन जैसे उपकरण उपलब्ध कराता है। यहाँ पर नए उपकरण तो है नहीं, यहाँ न्यू को छोड़ दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ ए को रखेंगे। पारखी नज़र ज़रूर रखिएगा कि कोई चीज़ को तो छोड़ तो नहीं दिया गया है। बी पर यदि हम लोग फोकस करते हैं, अध्ययन शास्त्र में प्रौद्योगिकी समृद्ध शिक्षा, देखिए एनरिच्ड के लिए यहाँ पर समृद्ध शिक्षा का प्रयोग किया गया है, इट्स गुड, ओके। समृद्ध शिक्षा के लिए अनुकरण और ऑनलाइन संसाधन, सिम्युलेशन का हम लोग पेडागोजी में अनुकरण पर्याय देंगे, हिंदी में पर्याय देंगे, ठीक है। सिम्युलेशन कहते हैं कि देख करके सीखने की क्रिया को हम लोग सिम्युलेशंस कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अभिनय दे दिया गया है, अभिनय मतलब रोल करना, है ना। तो यहाँ इस कारण से पहला नहीं हुआ, यहाँ पर अनुकरण और ऑनलाइन संसाधन जैसे नए साधन उपलब्ध कराती है। तो साधन यहाँ टूल्स के लिए क्या प्रयोग किया गया है, साधन, तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा भाव दे दिया, पूरा भाव दे दिया। हालांकि हम लोग सी को भी हम लोग देख लेते हैं। पेडागोजी के लिए हम शिक्षण शास्त्र या अध्ययन शास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा क्या है, सिमुलेशन के लिए अनुकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए सी को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। शिक्षा शास्त्र में प्रौद्योगिकी समृद्ध सीखने के लिए, ये क्या प्रौद्योगिकी समृद्ध है, इसका भाव ही सही नहीं निकल करके आ रहा है। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि बी यहाँ पर सही विकल्प है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वो क्या है, इफेक्टिव पेडागोजी हेल्प्स यू नॉट जस्ट मेमोराइज फैक्ट्स बट ऑल्सो अप्लाई नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। इफेक्टिव पेडागोजी मतलब प्रभावकारी शिक्षण शास्त्र, ओके, मदद करता है आपको, आपकी मदद करता है सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को स्मरण रखने के लिए ही नहीं, वरन अपितु यह ज्ञान किस कहाँ पर, इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, वास्तविक दुनिया की परिस्थिति में ज्ञान को अप्लाई करने के लिए हमारी मदद करता है। ठीक है, हम लोगों ने भाव निकाल लिया तोड़ करके, अब सारे भावों को दिमाग में रखना है और इसके बाद फिर आपको एक एक विकल्प को पढ़ना है और देखना है कि कौन सही भाव देता है, सटीक भाव देता है। ओके, भाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहला पढ़ते हैं हम लोग प्रभावकारी शिक्षण विधि। प्रभावकारी शिक्षण विधि, ठीक है, आपके लिए सिर्फ तथ्यों को ही स्मरण रखने में सहायक नहीं होती है, इतना दूर तक तो हम लोग कर लिए होते हैं और सही भी है, अपितु वास्तविक संसार की परिस्थितियों का ज्ञान, सही का प्रयोग करने में भी सहायक होता है, है ना, हेल्प करता है या मदद करता है। ये तो भाव तो दे रहा है, इसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं। ओके, ज्ञान का प्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। दूसरा देखते हैं प्रभावी शिक्षण विधि आपको केवल तथ्यों को याद नहीं करने में ही नहीं मदद करती है, तथ्यों को याद नहीं करने में ही नहीं मदद करती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है, बल्कि वास्तविक दुनिया की स्थितियों में दुनिया की स्थिति और परिस्थिति दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ सिचुएशन के लिए परिस्थिति का प्रयोग हम लोग करेंगे, में ज्ञान का अनुप्रयोग भी करने में सहायक होती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वाक्य विन्यास में प्रॉब्लम हम लोगों को दिख रहा है, बी को साइड करेंगे। ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद से खुद को दूर रखना है। सी को देखते हैं प्रभावी शिक्षा शास्त्र आपको न केवल तथ्यों को याद रखने में मदद करता है बल्कि वास्तविक दुनिया की स्थितियों में ज्ञान को भी लागू करता है।
ज्ञान को भी लागू करता है, नहीं लागू करने में मदद करता है, ऐसा कुछ रहता तब ना हम लोग इसके बारे में सोच सकते थे। इसलिए सी भी यहाँ पर नहीं होगा। डी क्या है, प्रभावकारी शिक्षा शास्त्र तुम्हारे लिए सिर्फ तथ्यों को ही याद करने में सहायता किया है, ये किया है, ये परफेक्ट टेंस में चला गया, जबकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ है, यहाँ पर एक कॉमन सा स्टेटमेंट है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों जाएगा, इसलिए डी को भी यहाँ पर साइड करिए। तो देखा कि कौन कौन सी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है, टेंस के प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ना, भाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी पहलुओं पर आपको विचार करते हुए इस तरह के प्रश्नों को हल करना चाहिए। आप डेफिनेटली अच्छे अंक अर्जित करेंगे इस खंड में। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि जीए और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आपके पास रह सकते हैं, और फिर इधर ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से बात किया। अन्य जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी हम लोगों ने बात किया। आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है इस एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड, इसके लिए कोर्स उपलब्ध है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक देखें, उस लिंक पर जाएं, आपको कोर्स को लेना चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।